जैसे ही दोनों ने काशी के मुंह से ये सब सुना वह दोनों हैरान हो गए और रूह दोबारा बोली, लेकिन क्यों? कशिश पर बोली, बताया ना बेटा, अब से तुम्हें कभी भी अंबर परेशान नहीं करेगा, तुम आज से आजाद हो, हम बहुत जल्द तुम्हारे घर पर डाइवोर्स पेपर भिजवा देंगे। रूह इस पर और भी ज्यादा हैरान हो गई और अंबर वह तो गुस्से में ही चला गया। अमर कुछ भी ना रिएक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था और कुछ काशी उसका गुस्सा पल पल बढ़ती जा रही थी और वह इस पर चिल्लाता उससे पहले सृष्टि बोली, बस माँ, कितना परेशान करोगे आप उन दोनों को? काशी बोली, तुझसे तेरी भाभी की तकलीफ नहीं देखी जाती, बस है ना? रो को समझ में नहीं आया, तू बोली, मतलब? सृष्टि इस पर बोली, अरे मतलब ये कि माँ कब से मजाक कर रही है आपसे, हाँ आप अपने घर जा रही हो और आप आज से भैया से दूर भी हो रही हो, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल के बाद आपको फिर से यही आना है, वह भी जिंदगी भर के लिए। अंबर को नहीं समझ आ रहा था कि सृष्टि क्या बोल रही है और उसे गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वह बोला, ये सब क्या चल रहा है? मजाक, 1 साल की दूरी, डाइवोर्स, व्हाट इज दिस? इस बार मयूर बोला, 1 साल के लिए रूह अपने घर वापस जाएगी और अपनी फैमिली के साथ सारा टाइम रहेगी और उनके साथ अपना सारा टाइम स्पेंड करेगी और जो भी यादें उसे बनानी है अपनी फैमिली के साथ वह उन्हें क्रिएट करेंगे, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स से 20 साल दूर रही है और हम उस बच्चे को उसके पेरेंट्स से ऐसे ही छीना नहीं चाहते। और दूसरी बात, अभी सिर्फ 20 साल के हो गए हो तुम दोनों, शादी की उम्र हुई नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने शादी कर ली और हमने इसे मान लिया, लेकिन फिर भी ये दुनिया इस शादी को नहीं मानने वाले, इसलिए 1 साल बाद तुम दोनों की दोबारा शादी होगी, पूरे रीति रिवाज के साथ होगी, लेकिन 1 साल बाद। रूह ने इस पर गहरी सांस ली और वह बोली, थैंक गॉड, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1 साल अपने फैमिली के साथ रहूंगी और उनके साथ अपनी सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज को क्रिएट करूंगी। अंबर ने इस पर उसे गुस्से से पहले देखा और बोला, मैंने तुम्हें परमिशन दी कि तुम अपनी फैमिली के साथ 1 साल रहोगी, मैं तुमसे 1 साल क्या 1 मिनट की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम 1 साल के लिए मुझसे दूर अपने घर जाने की बात कर रही हो। हरगिज नहीं होगा ये सब, तुम यहीं रहोगी सिंह ओसवाल मेंशन में। रही बात शादी की तो ठीक है, मैं दोबारा शादी कर लूंगा, लेकिन रोह इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मनीष और गीतांजलि इस पर एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि वह सच में 1 साल तो अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे और अंबर ने उनके इन इरादों पर पानी फेर दिया था। वह अब के पोजीशन को, उसके प्यार को बहुत अच्छे से जानते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन फिर भी 1 साल ही तो मांगा था उन्होंने अपनी बेटी के साथ और वह भी अंबर पूरा नहीं होने दे रहा था। मयूर इस पर थोड़ा सख्त होते हुए बोला, अंबर तुम्हारी राय नहीं मांगी गई है, हमने अपना फैसला सुनाया है और यह सारा फैसला हम घर के बड़ों ने मिलकर लिया है, और जब जाने वाला तैयार है, रहने वाला तैयार है, तो तुमसे राय किसी ने नहीं मांगी। रूह जाएगी और जाकर रहेगी और 1 साल बाद ही वह तुमसे मिलेगी। 1 साल के लिए तुम सिर्फ फोन और वीडियो कॉल पर ही रहोगे, ना वह इस घर में आएगी और ना तुम उसके घर में जाओगे। और खबरदार जो दोनों घर के बाहर कहीं मिले तो, क्योंकि तुम दोनों की शादी तय हो गई है और हमारे घर की असली रीत ये कहती है कि शादी तय हो जाए उसके बाद लड़का लड़की डायरेक्ट मंडप पर मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम सगाई वाले दिन ही तुम दोनों को मिलवा देंगे, लेकिन तब तक तुम दोनों नहीं मिलोगे एक दूसरे से बिल्कुल भी। इस पर तो रूह भी हैरान हो गई कि वह दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते। उसे तो लगा था कि वह कभी भी यहाँ आ सकती है और अंबर भी कभी भी वहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ तो 1 साल के लिए डायरेक्ट ना मिलना ना जुलना, और वह खुद अंबर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वह बोलना भी नहीं चाहती थी और ना खुद बोल सकती थी। वह चुप ही रही और उसकी चुप्पी अंबर को गुस्सा दिला रही थी, और अंबर बोला, ये भले ही कुछ नहीं बोल रही, लेकिन मैं सच में इससे दूर नहीं रहूंगा, और अगर यह उस घर में जाएगी तो मैं भी उस घर में जाऊंगा। मैं फिर शादी के बाद ही अपने घर लौटूंगा, क्योंकि मैं तो इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि यह लड़की मेरी सनशाइन है, मेरी वाइफ है, और मुझे समाज से, दुनिया से, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है अपनी वाइफ से, दैट्स इट। अंबर का हर एक शब्द ये बता रहा था कि वह रूह को 1 सेकंड के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं, और यहाँ सारे के सारे उन दोनों को 3,15,36,000 सेकंड्स के लिए अलग करने के पीछे थे। अंबर गुस्से से रूह को बोला, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है क्या? ये लोग हम दोनों को दूर करने के पीछे लगे हुए हैं और तुम हो कि सुने जा रही हो, क्या तुम्हें भी मुझसे दूर रहना है? रूह में इस पर तुरंत ना मैं अपनी गर्दन हिला दी तो अंबर बोला, तो इन सबको बोलो ना कि मुझे अलग नहीं होना है, देखा रूह, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। रूह इस पर बोली, मुझे भी आपसे दूर नहीं होना, लेकिन जब ये लोग फैसला कर चुके तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमें फैसला मानना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। अंबर इस पर बोला, क्यों मानना पड़ेगा, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, और अगर करके दिखाएं जबरदस्ती तो मैं तुम्हें लेकर वापस भाग जाऊंगा यहाँ से कहीं दूर, और फिर कभी वापस नहीं आऊंगा तुम्हें लेकर यहाँ पर, मैं और तुम अपनी नई जिंदगी कहीं और बना लेंगे। जब अंबर ने ये कहा कि अगर उन दोनों को दूर करने की कोशिश की गई तो वह रूह को लेकर कहीं भाग जाएगा, तो सब एक दूसरे को देखने लगे, और फिर मनीष थोड़ा धीरे से ही बोला, अंबर प्लीज सिर्फ 1 साल के लिए हमारी बेटी हमें दे दो, उसके बाद तो वह जिंदगी भर के लिए तुम्हारी है, और जैसा तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम और रूह कभी नहीं मिल सकते, मैं इस मामले में तुम्हारे पापा के खिलाफ हूँ, तुम जब चाहो तब जाकर रूह से मिल लेना, और जब तुम्हारा मन करे रूह को यहाँ ले आना अपने घर पर, उसे 1 साल के लिए हमारे घर पर भेज दो प्लीज। सिर्फ 1 साल, तब तक तुम दोनों की शादी की उम्र भी हो जाएगी, और वैसे भी 1 साल पूरा होने में टाइम ही कितना रह गया है।
6 महीने तो ही रह गए हैं तुम दोनों के 21 साल के होने में और बस 1-2 महीने में तुम्हारी शादी के फंक्शंस की तैयारी चलेगी और फिर शादी हो जाएगी। ज्यादा वक्त नहीं है बेटा, 1 साल नहीं है, ये सिर्फ 7-8 महीने हैं, निकाल दो इन्हें। अंबर अभी भी रूह को छोड़ने को तैयार नहीं था और वह रूह के चेहरे को देखने लगा तो वह बोले, हाँ, मैं इस चीज के लिए रेडी हूँ। और फिर रूह के चेहरे पर मुस्कान आ गई लेकिन अंबर को वह मुस्कान ऐसा लग रहा था कि उसके सीने में किसी ने खंजर खूब दिया हूँ। बाकी सभी लोगों की बातें अंबर पर हावी हो रही थी इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ा और रूह को उसने मित्तल मेंशन भेज दिया। सब बाहर खड़े थे और रह अपनी फैमिली के साथ जा रही थी और पीछे से अंबर उसे जाते हुए देखते हुए खुद से मन में बोला, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी सनशाइन। 2 दिन बाद कॉलेज। रूह कॉलेज आई हुई थी और क्लास में बैठी हुई थी कि तभी अंबर क्लास में इंटर हुआ। लगभग 3 महीने हो गए थे दोनों को कॉलेज आए हुए। अंबर के लिए कोई नया नहीं था, वह तो 3 महीने का सिलेबस 3 दिन में कवर कर लेता। मौत तो रूह को आने वाली थी। अंबर एस यूजुअल अपनी आदत के अनुसार रूह के पास ही जाकर बैठा और शांति से बोर्ड की तरफ देखने लगा तो रूह थोड़ी सी उसकी तरफ खींची और बोली, 3 महीने का सिलेबस कैसे कवर होगा? जैसे होता है, अंबर नहीं टेढ़ा जवाब दिया जिस पर रूह मुंह सड़ा कर बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? आपको पता भी है कि मुझे टेंशन कितनी हो रही है, मुझे डर लग रहा है कि 1 महीने के सिलेबस के साथ साथ मैं 3 महीने का सिलेबस कैसे कवर करूंगी, आपका क्या है? आप तो 3 दिन में कवर लोगे पूरा सिलेबस। अंबर इस पर बोला, तू जैसे मैं 3 दिन में कर लूंगा, वैसे तुम भी करो। रूह इस पर अपसेट वॉइस में बोली, कैसे? मुझसे नहीं होगा, आप प्लीज पढ़ा देना ना। अंबर इस पर बोला, पढ़ने के लिए तुम मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन अब तुम मेरे पास नहीं हो, तुम अपने घर चली गई हो तो इस बार अपना सिलेबस खुद से पूरा करना, मैं तुम्हें इस बार नहीं पढ़ा सकता, तुम इस बार खुद से अपने एग्जाम्स की तैयारी करना और खुद ही डिसाइड करना कि पास कैसे होना है एग्जाम में। रूह इस पर बस अंबर का चेहरा देखती रह गई। अंबर का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशन लेस था और वह बोली, ऐसा क्यों बोल रहे हो? अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मैं पास कैसे हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगी मैं तो ऐसे। अबर इस पर बोला, तो हो जाओ फेल क्योंकि तुम ही लगी थी ना अपनी फैमिली के पास जाने की, तो आप खुद से पढ़ो और खुद से डिसाइड करो कि कैसे पास होना है। रूह इस पर मुंह फूलते हुए बोली, आप उस बात का बदला मेरी पढ़ाई से लोगे, इतने गंदे हो आप, पढ़ाई अपनी जगह होती है और प्यार अपनी जगह होता है, प्लीज मुझे पढ़ा दो ना। अंबर इस पर बोला, एक काम करना, अभी थोड़ी देर में प्रोफेसर आएंगे, उनसे बोल देना कि सर मैं 3 महीने नहीं आई थी तो मेरा सिलेबस कवर करवा दीजिए, ठीक है? रूह इस पर अंबर के कंधे पर मरते हुए बोली, आप कैसे इंसान हो? अपनी वाइफ की बात नहीं मान रहे हो, कैसे हस्बैंड हो? हस्बैंड? अंबर में ऐसे कहा जैसे उसे हस्बैंड वर्ड का मतलब ही ना पता हो और फिर वह बोला, कैसा हस्बैंड? कौन सा हस्बैंड? हमारी शादी कहाँ हुई है? अभी 7 महीने हैं हमारी शादी में, उसके बाद हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बनेंगे, अभी हम सिर्फ कॉलेज में क्लासमेट से और हम क्लासमेट की तरह ही रहेंगे। रूह अब अंबर की बात पर रो देने वाली थी लेकिन शायद अंबर को फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था रूह की इस तरीके से सिंगोसवाल मेंशन को छोड़ देना। अब वह कुछ नहीं बोली और ऐसे ही उन दोनों ने क्लासेस को अटेंड किया। टीचर ने खड़े कर रूह को बहुत सुनाया था लेकिन ये पहली बार था जब अंबर ने रूह का कोई भी स्टैंड नहीं लिया क्योंकि उसके ऊपर गुस्सा हावी था और रूह ने पूरी क्लास के सामने सुना था पहली बार क्योंकि अगर यह पुराना टाइम होता तो अब तक अंबर टीचर की जान ले चुका होता और टीचर ने भी काफी प्यार से समझने के टोन पर उसे सुनाया था ताकि अंबर को बुरा ना लगे। क्लास खत्म हुई और दोनों जाने लगे कि तभी अंबर ने रास्ते में जाते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसकी खींचकर खाली क्लास में ले आया और उसे दीवार से लगाकर डायरेक्ट बिना इसकी परमिशन के उसके होठों को अपने होठों में लेकर कैद कर लिया और उसे किस करने लगा। रूह ने उसे रोका नहीं बल्कि उसने उसके बालों में अपने हाथ फंसा लिया और उसकी किस को अपने ऊपर महसूस करने लगे और फिर कुछ देर बाद वह भी जब किस को अपने अंदर बैलेंस कर चुकी थी उसके बाद उसने भी उस किस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अंबर उसे किस को लॉन्ग बनाया जा रहा था और साथ के साथ पैशनेट भी और वह उसके अपर लिप्स और लोअर लिप्स को बड़ी बड़ी शक करने लगा था जिस पर रूह के होठों में दर्द होने लगा लेकिन उसने बिल्कुल भी अंबर को नहीं रोका। अंबर जितना उस किस को लंबा करना चाहता था रूह ने उसे उस किस को लंबा करने दिया। सारे स्टूडेंट कॉलेज से बाहर चले गए, सिर्फ कुछ रह गए जो कि अपनी एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्टिविटीज के लिए रुके थे। लेकिन जिस तरफ उनकी क्लास थी और जिस क्लास में वह थे उस क्लास के आसपास अब एक भी स्टूडेंट नहीं था जिस पर अंबर ने उसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट किया और उसके पैरों को अपनी कमर से लपेट दिया और उसके बाद वह उसे लेकर एक डेस्क पर आया और उसने उसे पर लेटा दिया और इस बीच उसने अपनी किसी को जरा भी ब्रेक नहीं किया। डेस्क काफी बड़ी थी, लगभग 4 से 5 बच्चे आराम से बैठ जाते थे इसीलिए रूह डेस्क पर पूरी लेट गए और अंबर उसके ऊपर आ गया और भी ज्यादा गहराई से उसके होठों को चूमने लगा। यहाँ बाहर की तरफ अंबर की कर के पास रूह को लेने आया ड्राइव आया लेकिन वह दोनों ही नहीं आए थे इसीलिए उसने गार्ड से पता किया तो उसने कहा कि उसने अंबर को या रूह को बाहर आते हुए नहीं देखा है। अंबर को पूरा कॉलेज जानता था और अंबर की वजह से पूरा कॉलेज रूह को जानता था और यहाँ दोनों बेखबर एक दूसरे के होठों को बिल्कुल भी न छोड़ने में लगे थे। ऐसा लग रहा था अंबर को देखकर कि आज वह उसके होठों को खा जाएगा। कुछ देर बाद उसने उसके होठों को छोड़कर किसको ब्रेक किया तो रूह गहरी गहरी सांस लेने लगी और बोली, चले, सारे जा चुके होंगे।
अंबर को गुस्सा आया क्योंकि उसने उसकी परवाह नहीं करी बल्कि उन बच्चों की परवाह की जो कि चले गए। अंबर बोला, तुम यहाँ मेरे पास हो तो तुम दूसरों के बारे में क्यों सोच रहे हो कि कौन चला गया और कौन नहीं गया। रू इस पर बोली, हमें भी तो जाना है ना। अंबर इस पर बोला, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो जाता तब तक तो नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। रू इस पर उसे देखती रही और फिर बोली, कैसी बातें कर रहे हैं आप, जाना तो पड़ेगा ना, ड्राइवर आ गया होगा मुझे लेने के लिए अब तक और वैसे भी, सुबह से तो आपने मेरे साथ बात नहीं करी और अब आपको मुझे किस करना है। अब आप मेरे और करीब नहीं आएंगे और उसके बाद रूह ने उसे धक्का दिया और ठीक से खड़े हो गए और अपने उथल पुथल कपड़ों को ठीक करने लगी। अंबर इस पर ठीक से खड़ा हुआ और अपनी शर्ट के बटन को ठीक करते हुए बोला, ठीक है, जाओ अपने घर लेकिन मेरे पास मत आना अब की प्लीज मिस्टर हेवन मुझे पढ़ा दीजिए क्योंकि मैं नहीं पढ़ने वाला। रो का अंबर की बात पर मुंह खुला का खुला रह गया और वह बोली, मतलब अब आप पढ़ने के लिए मुझे ब्लैकमेल करोगे। थिंक व्हाट डिड यू वांट टू थिंक बेबी, अंबर स्टाइल में बोला और रूह, वह तो जैसे रोने वाली थी अब। रूह खड़ी हुई और बोली, ठीक है, जो चाहिए मैं करूंगी पर पहले आपको प्रॉमिस करना होगा कि आप मुझे पढ़ाओगे वरना नहीं करूंगी मैं कुछ भी। अंबर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और उसने रूह के चेहरे को प्यार से पकड़ते हुए कहा, वेरी गुड तो ठीक है तो जो मैं बोलूंगा वह करना। आज रात को तुम मेरे घर पर आओगी खिड़की से जैसे मैं हमेशा आता हूँ खिड़की से तुमसे मिलने के लिए आओ मुझसे मिलो पूरी रात मेरे साथ रहो सुबह चली जाना उसके बाद सोचूंगा तुम्हें पढ़ने के लिए। उसके बाद अब ने दरवाजा खोला और वहां से जाने लगा तो रूह बोले, अरे खिड़की से, छोटी सी जान की जान लेने का इरादा है क्या आपका मिस्टर हेवन? कुछ भी समझ लो, अंबर ने कहा और चला गया और रूह बेचारी सोचने में लग गई कि वह अंबर के पास कैसे आएगी। रात का वक्त सिंह ओसवाल मैंशन। सब डिनर करके अपने अपने कमरे में जा चुके थे और अंबर अपने कमरे में शांति से बैठा हुआ था और सोफे पर कर दिखाया हुआ था और खिड़की की तरफ देख रहा था इस उम्मीद में कि रूह खिड़की खोद कर जरूर आएगी। रात के 10 बजे बज गए थे लेकिन अभी तक वह आई नहीं थी। अब सोने का टाइम हो गया था इसीलिए वह खड़ा हुआ और बेड पर जाकर लेट गया पर अपनी आंखों को बंद करते हुए बोला, अगर तुम आने वाले 10 सेकंड में मेरे पास नहीं आई तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अंबर ने अपनी आंखें बंद करी और काउंटडाउन शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0। और फिर उसने अपनी आंखें खोलकर देखी तो उसके सामने हफ्ती हुई रूह खड़ी थी जिसने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। अंबर बस उसे देख रहा था और जब रूह के सांस कंट्रोल हुई तो वह बोली, कैसे इंसान हो, मैं कब से बोल रही थी कि मेरे पास आओ आप क्यों नहीं रहे थे? अंबर बोला, सिंपल है क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दिया। रूह इस पर बोली, मैं आपको कब से बालकनी के नीचे लटकती हुई आवाज दे रही थी और आपको सुनाई नहीं दिया। अंबर इस पर खड़ा हुआ और बोला, तुम चिल्लाई नहीं तो मुझे सुनाई नहीं दिया और अगर तुम चिल्लाती तो मुझे सुनाई देता और मैं तुम्हें अपना हाथ देकर कमरे में लिया था। रूह इस पर बोली, यह क्या बात हुई भला, अगर मैं चिल्लाती तो सबको समझ में नहीं आ जाता कि मैं आपसे आधी रात को मिलने के लिए यहाँ आई हूँ। अंबर इस पर बोला, हाँ, पता तो चल जाता अगर तुम चिल्लाती तो। रूह इस पर बोली, वही तो। उसके बाद वह बेड पर बैठ गई और बोली, ये सब छोड़िए और बताइए कहाँ से शुरू करना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ाएंगे, मैं बहुत ज्यादा सोई हूँ आज दिन में ताकि मैं रात भर जाग कर पढ़ सकूं। अंबर उसके चेहरे को देखने लगा और वह बोला, तुम दिन में इसीलिए सोई हो ताकि तुम्हें रात भर मैं पढ़ने सकूं? हाँ, रूह ने रजामंदी जताई तो अंबर ने उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींचा और बोला, लेकिन मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए बुलाया है? रूह इस पर उसे कुछ पल देखने लगी और बोली, तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया अगर आपको मुझे पढ़ाना ही नहीं है तो? अंबर अपना हाथ आगे की तरफ लाया और उसके पेट पर रखते हुए उसे बेड की तरफ धोखा दिया और खुद ऊपर की तरफ आया और बोला, कुछ और करने के लिए? रूह तुरंत समझ गई और उसने अंबर को धक्का दिया और खड़ी हो गई और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये होगा ही नहीं, पहले मुझे पढ़ाओ उसके बाद जो करना है वह करना। अंबर इस पर बोला, पहले मैं वह करूंगा जो मुझे करना है, उसके बाद पढ़ा दूंगा। रूह इस पर बालकनी की तरफ जाते हुए बोली, रहने दो, फिर मैं काम करती हूँ, कल टीचर से बोलती हूँ, डांट पड़ेगी, पढ़ने दो, मैं डांट खा लूंगी लेकिन आपकी इस हरकत के बाद नहीं पढ़ूंगी। तुम जिद्दी गर्ल बन रही हो सनशाइन, अंबर ने कहा तो रूह पलटी और बोली, क्योंकि मुझ पर आपका असर हो रहा है इसीलिए। अंबर ने गहरी सांस ली और बोला, अच्छा ठीक है, आओ पढ़ता हूँ। रूह ये देखकर मुस्कुरा दे और अंबर के पास आ गई। उसने अंबर के गालों को किस किया और बोली, थैंक यू। अंबर जाकर बुक्स ले आया और फिर लगभग रात की 1:30 बजे तक वह उसे पढ़ाता रहा। उसे खुद तो सारा कुछ समझ आ गया था लेकिन रूह का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके सर से जा रहा है जिस पर अब ने गुस्सा करते हुए कहा, मुझे अच्छे से समझ आ गया कि इस किताब में क्या लिखा है और तुम्हारा दिमाग देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया है। रूह इस पर उसे देखते हुए बोली, मुझे समझ आ रहा है, भले पूरा नहीं आया पर आ रहा है और अब मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। उसके बाद वह वही अंबर के बेड पर लेट गई तो अंबर बोला, तुम तो सोकर आई थी ना घर से? रूह इस पर अपनी आंखों को बंद करते हुए बोली, लेकिन दिन की नींद रात की नींद की जगह कभी नहीं ले सकता, इसीलिए मुझे सोना है, और उसके बाद उसने उम्र अंबर का तकिया खींच लिया और अपने सीने से लगा लिया। अंबर ने खुद से कहा, इस तकिया की जगह तुम्हारे सीने पर नहीं और मेरे सर की जगह मेरे तकिया पर नहीं।
उसके बाद अंबर ने वह तकिया खींच लिया और रूह हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, सोना है मुझे। जिस पर अंबर उसके ऊपर आया और बोला, तो सो जाओ, मैंने रोक नहीं है। और फिर उसने अपना सर उसके सीने में छुपा लिया तो रूह की सांस गहरी हो गई और उसका सीना ऊपर नीचे होने लगा। जिस पर अंबर उसे बोला, अपने सीने को थोड़ा शांत रखो, अगर यह ज्यादा हिलने डुलने लगा ना तो मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। रूह ने इस पर अंबर का सर पकड़ा और उसे उठाते हुए बोली, तो आप तकिया पर सर रखकर सोई ना, मेरे सीने पर सर रखकर क्यों सो रहे हैं? सांस लूंगी तो ये तो उठेगा ही ना, या अपनी सांस छोड़ दूं, फिर सुबह मरी हुई मिलेगी मैं आपको, फिर करना 1 साल बाद किसी और से शादी। अंबर इस पर बोला, ये तुम्हारी सुई मरने पर और 1 साल बाद किसी और से शादी करने पर क्यों आकर अटक जाती है, और खबरदार जो तुमने मरने वाली बात फिर निकल अपने मुंह से, तुम्हारा यह मुंह सी दूंगा मैं, वह भी सुई धागे से। रूह इस पर बस उसे देखने लगी क्योंकि अंबर का कोई भरोसा नहीं था। वह सच में सीवी देता उसका मुंह सुई धागे से। अंबर अपनी तकिया पर आ गया लेकिन उसने रूह को अपनी तरफ खींचकर उसकी सर अपने सीने पर रखा और बोला, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर तुम्हें जाना भी है। वह दोनों सो गए। ऐसे ही टाइम बीत रहा था और रूह और अंबर ने अपना एग्जाम्स भी दे दिया था। ये दोनों का लास्ट ईयर था, इसीलिए अब रूह पूरी तरीके से आज़ाद थी पढ़ाई से। लास्ट एग्जाम वाले दिन काशी ने रूह और उसकी फैमिली को बुलाया था डिनर के लिए और रूह बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रही थी, जिस पर सृष्टि बोली, कमाल है, पढ़ाई क्या जिंदगी से क्या गई, दीदी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। रूह इस पर मुस्कुराते हुए सृष्टि से बोली, तो तुम्हारा भी तो अब स्कूल खत्म होने वाला है और तुम कॉलेज में एडमिशन लगी। सृष्टि इस पर बोली, हाँ, बस 2 एग्जाम्स रहते हैं, उसके बाद मुझे कोई अच्छा सा आर्ट कॉलेज ढूंढना है और मैं भैया वाले कॉलेज में तो कभी नहीं जाना चाहूंगी। क्यों? रूह ने सवाल किया और सब उसकी तरफ देखने लगे क्योंकि मयूर और काशी ने यही सोचा था कि जिस कॉलेज से अंबर और रूह पास आउट हुए हैं उसी कॉलेज में सृष्टि का एडमिशन हो जाए, लेकिन जब सृष्टि ने रूह का सवाल सुना तो वह थोड़ी सी खामोश रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया तो रूह ने वापस पूछा, बताओ ना, हमारे वाले कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लेना? काफी देर तक खामोश रहने के बाद सृष्टि बोली, क्योंकि मुझे उस कॉलेज में जाना है जिस कॉलेज में मेरी फ्रेंड जाएगी और मेरी फ्रेंड उस कॉलेज में नहीं जाना चाहती जिस कॉलेज में आप और भैया गए थे, और मैं उस पर कोई दबाव नहीं बन सकती ना कि वह उसी कॉलेज में जाए जिस कॉलेज में मेरे भैया गए हैं, इसलिए और मैं उसको नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए मैं उस कॉलेज में जाऊंगी जिस कॉलेज में मेरी फ्रेंड जाएगी। मनीष इस पर बोला, अच्छा तो स्कूल की फ्रेंडशिप कॉलेज तक निभाने की इरादे हैं, अच्छी बात है, अगर स्कूल के दोस्त कॉलेज में आ जाए तो ऐसा होता है कि लाइफ टाइम तक वह दोस्त आपके साथ रहता है। सृष्टि बस इस पर मुस्कुरा दी और सब वापस अपना डिनर करने लगे तो रूह बोले, वैसे मैंने सुना कि तुम 1 हफ्ते के लिए मनाली गई थी ट्रिप पर, एग्जाम्स शुरू होने से 15 दिन पहले ताकि स्टूडेंट्स का माइंड फ्रेश रहे, तो कैसा गया तुम्हारा ट्रिप? सृष्टि ट्रिप वाली बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई। वह कुछ बोल ही नहीं पाई, जिस पर रूह ने वापस सवाल किया लेकिन इस बार सृष्टि ने रुककर भी कोई जवाब नहीं दिया तो काशी ने कहा, सृष्टि, रूह कुछ पूछ रही है बेटा, कैसा गया ट्रिप? तुमने हमें भी नहीं बताया था कि तुम्हारा ट्रिप कैसा गया, बस यही बोला कि बस चला गया ट्रिप, तुम तो जिद करके गई थी ना ट्रिप पर, तो बता क्यों नहीं रही हो कि तुम्हारा ट्रिप कैसा गया? सृष्टि हर किसी को देखने लगी क्योंकि हर किसी की नज़र उसी की जरूरत थी। हर कोई यही जानना चाहता था कि उसका ट्रिप कैसा गया, जिस पर वह गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या बताऊं, वैसा ही गया जैसा होता है, और ऊपर से बारिश हो गई थी तो होटल में ही थे सारे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए इसलिए मुझे ज्यादा मजा नहीं आया वहां पर, इसलिए मैंने कुछ बताया भी नहीं आप सबको कि ट्रिप अच्छा गया या बुरा गया, अभी चला गया ट्रिप, बस शायद ये ट्रिप नहीं था मेरे लिए। उसके बाद सृष्टि ने अपना खाना वही स्किप किया और बोली, बस मुझे और नहीं खाना, मैं सोने जा रही हूँ, और उसके बाद सृष्टि सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में भाग गई और उसने अपना खाना अधूरा ही छोड़ दिया। हर कोई सृष्टि के इस बिहेवियर को देख रहा था। रो को बहुत अजीब लगा था क्योंकि वह 2-3 महीनों के बाद उसे मिल रही थी और पहले वाली सृष्टि और आज मिली हुई सृष्टि में बहुत ज्यादा फर्क था, और यह बिहेवियर तो जब से सृष्टि ट्रिप से वापस आई थी तब से घर में हर कोई देख रहा था। लेकिन अब शायद उन सबको आदत हो गई थी सृष्टि के ऐसे बिहेवियर की। सबको लगा कि शायद एग्जाम्स की टेंशन की वजह से है। अंबर बस सीडीओ की तरफ देख रहा था। उसे दाल में कुछ काला नजर आता हुआ दिख रहा था। क्या मुझे कोई बताया कि अभिषेक का सरनेम मैंने कुछ रखा था क्या? क्योंकि मैंने सोचा है कि थोड़ा सा ही सही लेकिन सृष्टि की लव लाइफ दिखाओ, लेकिन शादी वाला सीन नहीं होगा यहाँ पर, सिर्फ उसका लव कन्फेशन तक ही होगा। आज रूह और रूह की फैमिली वहीं पर रुकने वाली थी। सृष्टि अपने कमरे में थी और उल्टी बेड पर लेटी हुई थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपना फोन उठाया तो उसमें एक नाम से हो रहा था, परेशान चुड़ैल। सृष्टि जानती थी कि अगर उसने फोन नहीं उठाया तो यह इंसान उसे फोन करता ही रहेगा, इसीलिए उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से अभिषेक की आवाज आई, सो रही हो? हाँ, सृष्टि ने कहा तो अभिषेक ने कहा, तो तुमने मेरा फोन कैसे उठाया अगर तुम सो रही थी तो? तुम्हें काम क्या है वह बताओ, सृष्टि ने शांति से कहा और उठकर बेड पर बैठ गई और तकिया को अपने पैर पर रख लिया। तुमसे मिलने का मन कर रहा है मेरा? अभिषेक जो कि इस वक्त अपनी कार की बोनट पर बैठा हुआ था, वह उस पर हल्का सा लेट गया और ऊपर की चांदनी को देखने लगा तो सृष्टि बोली, शट अप, रात हो रही है, परसों एग्जाम है, उस दिन मिल लेना और जो भी बात है परसों बोल देना, अभी सो जाओ और मुझे भी सोने दो, कल उठकर मुझे पढ़ाई भी करनी है।
उसके बाद सृष्टि फोन रखने लगी तो अभिषेक बोला, ओ माय डियर डार्लिंग, अगर फोन रखा ना तो इस वक्त तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा और सबको उस ट्रिप के इंसिडेंट के बारे में बता दूंगा और उस इंसिडेंट का तो वीडियो भी है मेरे पास, क्या आ जाऊं तुम्हारे घर पर? सृष्टि गुस्से से बोली, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे अभिषेक? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे इतने दिनों से? मेरी लाइफ को टॉर्चर से भरी कर दिया है तुमने, हेल बना दी तुमने मेरी लाइफ, मुझे सुसाइड करने का मन करता है सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुसाइड बोलकर अभिषेक हंसने लगा और फिर अचानक से ही उसकी आवाज काफी गहरी हो गई और बोला, अगर हल्की से भी खरोच दी ना तुमने अपने शरीर को तो कसम से तुम्हारी पूरी फैमिली को उसी वक्त मार डालूंगा। सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं कर सकता, मैं भी कर सकता हूँ, याद है ना मैंने क्या कहा था? अब से सृष्टि सिंह ओसवाल अभिषेक की है और मुझे तुमसे मिलना है तो शांति से चुपचाप घर के बाहर आ जाओ, मैं वहीं खड़ा हूँ। जब अभिषेक ने ये कहा कि वह उसके घर के बाहर ही खड़ा हुआ है और उसे बाहर आना है तो सृष्टि कुछ पल के लिए घबराए और फिर बोली, देखो अभिषेक, चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना कि मैं एग्जाम वाले दिन मिल लूंगी तुमसे। अभिषेक ने वापस चांद की तरफ देखना शुरू किया और बोला, नहीं जाने मन, मुझे अभी मिलना है इसीलिए शांति से आ जाओ, वरना मैं अपने ये शुभ कदम लेकर तुम्हारे घर के अंदर आ जाऊंगा और फिर हम दोनों का रिश्ता क्या है, मैं तुमसे क्यों मिलने आया हूँ, बता दूंगा सबको। सृष्टि को इस पर काफी ज्यादा इरिटेशन हो रही थी लेकिन फिर भी उसने खुद को रिलैक्स किया और बोली, ठीक है। सृष्टि कुछ पल वहीं बैठी रही और उस बंद पड़े फोन को देखने लगी और फिर उठी और शांति से अपने रूम से बाहर निकले। अब तक सब सो चुके थे और फिर दबे पाँव वह कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों पर आए और शांति से घर से बाहर निकल गई। वहां पर अभी गॉड्स पहरा दे रहे थे इसीलिए दीवार से लगकर चुप चुप कर सृष्टि घर के पीछे गई और फिर कैसे तैसे दीवार को लांघ कर बाहर आए तो देखा कि वहां पर ऑलरेडी एक कर थी और कर की बोनट पर अभिषेक आराम से लेटा हुआ था। सृष्टि ने पैरों में कुछ भी नहीं पहना हुआ था ताकि कोई शोर ना हो और जैसे ही वह दीवार को लांघ कर कूदी, उसके पैर में कंकर चुभ गया जिस पर उसे दर्द हुआ और दर्द में उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली जो कि अभिषेक को अपनी सोच की दुनिया से बाहर निकालने के लिए काफी थी। उसने सामने देखा जहां पर सृष्टि सिर्फ एक पैर पर खड़ी थी और दूसरा पर हवा में लटकता हुआ था और उसे पर अपना हाथ मसल रही थी, शायद कंकर निकालने की कोशिश में थी। अभिषेक के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आए और उसने अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा लिए और बोला, लंगड़ा क्यों रही हो? अभी लंगड़ाने में काफी वक्त है। सृष्टि इस पर गुस्से से उसे दिखने लगे तो अभिषेक आगे आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया तो अभिषेक की हरकत पर सृष्टि उसे हैरानी से देखने लगी और फिर उसके कंधे और सीने पर मारते हुए बोली, यू छोड़ो मुझे, नीचे उतरो, मैंने कहा छोड़ो मुझे, नीचे उतरो। लेकिन अभिषेक उसे नीचे नहीं उतर रहा था बल्कि उसे अपने गोद में लिए ही अपनी कर की बोनट के पास आया और उसे वहां पर बिठा लिया और फिर खुद उसका वह सीधा पैर जिस पर कंकर छुप गया था उसे ऊपर उठकर ध्यान से देखा तो वह बोला, ऐसे मसलोगी ना तो कंकर और अंदर जाएगा और तकलीफ होगी, बेहतर होगा कि इसे निकालने में अपना वक्त जाया करो ना कि इसे अंदर घुसने में। सृष्टि उसे गुस्से से घूरने लगी कि तभी उसने अभिषेक का हाथ अपने पैर के तलवे के पास महसूस किया जिस पर वह अपना पैर आगे पीछे करने लगी ताकि अभिषेक उसका पैर अपनी पकड़ से छोड़ दे लेकिन अभिषेक ने दूसरा हाथ भी उसके पैर पर रख दिया और अब वह एक हाथ से उस पैर को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से उस घुसे हुए कंकड़ को जो काफी छोटा चींटी जितना था उसे निकालने की कोशिश करने लगा। सृष्टि अभी भी अपना पैर उसके हाथ से छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन अभिषेक की पकड़ मजबूत थी। अभिषेक में वह कंकर निकाला और फिर अपने हथेली के ठीक बीचों बीच रखकर फूंक मारकर उसे उड़ा दिया और बोला, अब ये कंकर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। और फिर वह सृष्टि के पैर के पास झुका और जहां पर कंकर फंसा हुआ था उसे अपने होठों से शक करने लगा क्योंकि वहां पर खून था, जिसे फील करके सृष्टि ने पहले तो अपनी आंखें बंद करी और फिर वापस अपना पैर उसके हाथों से आजाद करने लगी जिस पर अभिषेक ने अपनी नजर ऊपर की और बोला, काम डाउन बेबी, रिलैक्स, आई नो इट्स पेनिंग बट आई एम हियर एंड मेरे होते हुए तुम्हें दर्द नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। सृष्टि बस उसे घूर कर देख रही थी और फिर अभिषेक ने उसका पर छोड़ दिया और फिर उसके पास आकर उसके दोनों साइड बोनट पर अपने हाथ रखे और उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगा तो सृष्टि अपना चेहरा पीछे लेने लगी जिस पर अभिषेक बोला, अब क्यों अपना चेहरा पीछे ले रही हो? उस दिन तो अपना चेहरा बहुत ही ज्यादा कड़क अंदाज मेरे करीब लेकर आई थी, आज क्यों नहीं लेकर आ रही? आज भी लेकर आओ ना, मुझे अच्छा लगेगा। सृष्टि इस पर गुस्से से बोली, वह सिर्फ एक गलती थी। अभिषेक इस पर बोला, नशे में सिर्फ गलती होती है सृष्टि सिंह ओसवाल, लेकिन होश में नहीं होती। आज तो होश में होना, करो मुझे किस उस दिन की तरह। अभिषेक ने अपनी लास्ट लाइन के हर एक शब्द पर जोर देते हुए कहा तो सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। सृष्टि बस से देख रही थी तो अभिषेक बोला, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, वह भी बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझे किया था, पैशनेट, डीप, इंटेंस, इंटीमेट, लॉन्ग, मडनेस, सब कुछ होगा आज की किस में, सिर्फ नहीं होगा तो इंटॉक्सिकेंस। सृष्टि अभी भी कुछ नहीं बोली, वह बस उसे देख रही थी और फिर अभिषेक उसके चेहरे के और करीब आया और बस उसके फोटो और अपने होंठ के बीच सिर्फ एक उंगली का फैसला छोड़ और अपनी कम सांस उसके होठों पर छोड़ते हुए बोला, क्या ख्याल है आपका बेबी, कर दूं किस? सृष्टि इस पर अपनी आंखें बंद करी और बोली, नहीं। अभिषेक इस पर बेचारगी सब फेस बनाकर बोला, बट आई वॉन्ट टू किस योर ना। सृष्टि की आंखों में अब आंसू थे और वह बोली, उस दिन तुम्हें मैंने किस कर था ना, क्या तुम्हें उस दिन मेरे किस करने से तसल्ली नहीं मिली? अभिषेक इस पर बिल्कुल भी उसके आंसू को देखकर नहीं पिघला और ना ही उसने अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर किया और बोला,
नहीं मिली तसल्ली, तभी तो कह रहा हूं कि दोबारा करो किस। आई वॉन्ट सुकून, आई वॉन्ट तसल्ली, वो तसल्ली जो तुम देना चाहती थी उस दिन पर नशे में होने की वजह से नहीं दे पाई थी। सृष्टि इस पर बोली, जब तुम्हें फर्स्ट टाइम में तसल्ली नहीं मिली तो तुम्हें लाइफ में कभी तसल्ली नहीं मिलेगी इस चीज से, इसीलिए मुझसे किस मत मांगो, उससे मांगो जिससे तुम्हें तसल्ली मिल सकती है। अभिषेक सृष्टि की बात पर हंस देता है और फिर सृष्टि की आंखों में देखकर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे थोड़ा अपनी तरफ करता है और बोलता है, उस दिन तुम नशे में थी, इसीलिए मुझे तसल्ली नहीं मिली, लेकिन आज हम दोनों होश में हैं और होश में की हुई चीज बहुत ज्यादा तसल्ली देता है, इसीलिए मुझे तसल्ली दो, मुझे किस करो बेबी। सृष्टि अभी भी गुस्से से घूमते हुए अभिषेक को देख रही थी और खुद से कह रही थी कि क्यों उसने उस दिन नशे में आकर अभिषेक को किस किया और खुद को कोस रही थी क्यों उस दिन उसने अपने दोस्तों के कहने पर शराब को हाथ लगाया। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था उसे ट्रिप के दौरान की सृष्टि ने अभिषेक को किस कर दिया। सृष्टि अभिषेक को देखती है और फिर मनाली ट्रिप को याद करती है। फ्लैशबैक में वे होटल में थे और ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। ठीक है सृष्टि, ट्रूथ या डेयर? अभिषेक ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो सब मिलकर खेल रहे थे तो अभिषेक भी शामिल था और अभिषेक के बोलने पर उसकी गर्लफ्रेंड्स भी बोलने लगी। सृष्टि ने सोचा एक पल के लिए और कहा, डेयर। अभिषेक हंसते हुए बोले, अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक डेयर है, तुम्हें विस्की का एक शॉट लेना होगा। सृष्टि कुछ पल उसे देखती रही और फिर सृष्टि ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं यार, मैं तो पीती ही नहीं हूं। अभिषेक ने उसका मजाक उड़ाया, ओ मैडम, सिर्फ एक गेम है, इतना सिर ना फेंको। हिचकिचाते हुए सृष्टि ने ग्लास उठाया, ठीक है, बस एक शॉट लेती हूं। जैसे ही उसने हिचकिचाते हुए विस्की की चुस्की ली, उसे अब तक उसने जितना भी मनाली घूमा था, उसमें जितना भी एडवेंचर किया था, वहां का खाना, वहां के जंगल, वहां के रेस्टोरेंट, हर एक चीज उसे एक फुट में सृष्टि को याद आने लगा। अभिषेक मुस्कुराए और बोला, देखा, इतना भी बुरा नहीं था। सृष्टि ने भी मुंह बिगाड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, बस किसी को मत बताना। उसके बाद अचानक से सृष्टि को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं बाहर खुली हवा में होकर आती हूँ। सृष्टि उठी और होटल से बाहर गार्डन में चली गई और यहाँ अभिषेक उसे ही घूर घूर कर देख रहा था और फिर वह भी अचानक से उठा और बाहर जाने लगा कि तभी उसके दोस्त ने रोका और बोला, तू कहाँ जा रहा है? अभिषेक मुड़ा और उल्टी कदम चलते हुए बोला, ऐसे ही बाहर जाने का मन है, अगर तेरा भी मन है तो तू भी आ जा मेरे साथ। और उसके बाद अभिषेक वहां से चला गया। वह सृष्टि को ढूंढते हुए पीछे की तरफ आ गया जहां पर सृष्टि अपना सर को पकड़कर इधर उधर चल रही थी। उसकी काफी हैवी फील हो रहा था और तभी वह गिरने को हुई, लेकिन तभी पीछे से आकर अभिषेक ने उसे थाम लिया और वह गिरने से बच गई। तो सृष्टि ने कहा, मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दोगे क्या? मेरे सर में दर्द हो रहा है। अभिषेक इस पर टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैंने एक बार बोला कि तुम पी लो, कुछ नहीं होगा, और तुमने पी भी लिया और तुमने एंजॉय भी किया। कितनी ज्यादा बेकार हो तुम, मतलब शराब को हाथ लगाए सिर्फ मेरे कहने पर। सृष्टि को सर में सच में काफी दर्द हो रहा था और वह बोला, अपना मुंह बंद रखो समझे, और प्लीज मुझे मेरे कमरे तक छोड़ दो। अगर मेरी हेल्प कर सकते हो तो, और नहीं कर सकते तो प्लीज इतनी हेल्प करो कि मेरी एक फ्रेंड को बुला दो, वह मुझे लेकर चली जाएगी क्योंकि मैं खुद से नहीं जा सकती। अभिषेक बोला, ऐसे करो या वैसे करो, हेल्प तो तुम मुझसे इनडायरेक्ट मांग रही हो, तो मैं ही तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। और उसके बाद अभिषेक ने अचानक से उसे अपनी गोद में उठाया जिस पर वह हैरान हुई और बोली, ये क्या बदतमीजी है अभिषेक, मुझे नीचे उतरो। अभिषेक उसे दूसरे वाले रास्ते से होटल के अंदर ले जाते हुए बोला, तुम ही ने कहा ना कि तुमसे चला नहीं जा रहा, इसीलिए अपनी बाहों में उठाया ताकि इस नायाब बदन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसके कमरे तक पहुंचा सकूं। सृष्टि से घर कर देख रही थी और फिर ऊपर नीचे हो रही थी ताकि वह उसकी बाहों से दूर हो जाए, लेकिन वह सिर्फ हिल डुल सकती थी पर अभिषेक की मजबूत बाहों से दूर नहीं हो सकती थी, जिस पर उसे गुस्सा आ रहा था। और इसी तरीके से अभिषेक से लेकर उसके कमरे में आ गया। और अब तक सृष्टि बिल्कुल नशे में जा चुकी थी। सृष्टि अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से बोली, मैंने कहा नीचे उतरो मुझे। अच्छा ठीक है, अभिषेक ने कहा और फिर उसे नीचे उतार दिया, लेकिन जैसे ही उसके कदम नीचे पड़े सृष्टि की दुनिया घूम गई और वह झूमने लगी और गिरने लगी और उसने सहारा लेने के लिए अभिषेक के कंधों को पकड़ लिया। तो अभिषेक ने कहा, क्या हुआ? सृष्टि ने कहा, सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। अभिषेक ने इस पर कहा, सब कुछ नहीं, सिर्फ तुम गोल गोल घूम रही हो। सृष्टि ने कसकर उसके कंधे पकड़ लिए और बोली, पकड़ो मुझे पकड़ो, वरना मैं गिर जाऊंगी। अभिषेक ने अपने हाथ आगे बढ़कर उसकी कमर पर रख दिए और उसे अपनी तरफ खींच लिया तो सृष्टि जाकर उसके सीने से टकराए और वह बस अपनी आंखों को बड़ा बड़ा किए हुए हर जगह देखने लगे। हर चीजों से डबल ट्रिपल नजर आ रही थी। वह अपने हाथों को आगे की तरफ कर इधर उधर मार रही थी ताकि उसकी पकड़ में कुछ आ जाए, लेकिन उसकी पकड़ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह टेबल को देखकर उसे छूने की कोशिश करती, लेकिन उसका हाथ नीचे की तरफ फिसल जाता और वह बोलता, हूँ मैं मैजिशियन बन गई, देखो मैं टेबल को मार रही हूँ लेकिन मेरे हाथ पर तो टेबल लग ही नहीं रहा। और उसके बाद वह अभिषेक को दिखा रही थी कैसे वह टेबल पर मार रही है, लेकिन उसका हाथ वहां से नीचे की तरफ जा रहा है और उसके हाथ पर टेबल लग ही नहीं रहा। अभिषेक बस उसकी नौटंकी देख रहा था और बोला, चलो चल कर सो जाओ अब। सृष्टि ने अपनी आंखें छोटी करके अभिषेक को टिमटिमाते हुए देखा और फिर उसके वहां से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, वरना तुम मुझे सुला दोगे और मुझे सोना नहीं है।
अभिषेक ने वैसा ही किया जैसा सृष्टि ने कहा और उसने उसे छोड़ दिया और वापस सृष्टि की पूरी दुनिया तेजी से घूमने लगी और उसके कदम लड़खड़ा गए, लेकिन वह फिर भी इस बार सहारा लेने के लिए अभिषेक के पास नहीं आई, बल्कि आगे की तरफ जा रही थी। उसे हर एक चीज तीन तीन नजर आ रही थी। उसके लिए सामने एक बड़ा सा शोपीस रखा हुआ था और सृष्टि को लगा कि वह उसकी राइट साइड में है, इसीलिए वह सीधी चली जा रही थी। लेकिन अभिषेक को पता था कि अगर सृष्टि ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो वह उस बड़े से शोपीस से टकरा जाएगी, शोपीस भी टूटेगा और सृष्टि को भी चोट लगेगी। वह तुरंत आगे आया और अपना हाथ आगे की तरफ घूमकर उसके पेट पर रखा और उसके पीछे की तरफ पड़ने लगा तो सृष्टि हवा में झूल गई और वह अपना हाथ और पैर आगे की तरफ हिलाते हुए मारते हुए बोली, मुझे क्यों पकड़ा, छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, क्यों पकड़ा क्यों पकड़ा। सृष्टि को खतरनाक नशा चढ़ चुका था और अभिषेक ने उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ा और बोला, अरे ओ पागल लड़की, कहाँ उधर मरने जा रही हो क्या, आओ इधर। लेकिन सृष्टि बार बार अपने आप को उसे आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी। अभिषेक ने इस वक्त उसे धमकाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे होठों को चूम डालूंगा, समझी। सृष्टि इस पर मुड़ गई और उसने कहा, तुम क्या चूमोगे, मैं चूमूंगी। और वह तुरंत आगे आए और उसने अभिषेक का गाल पकड़ और उसे फोटो को अपने होठों में लेकर कैद कर लिया और उसे उस नशे में किस करने लगी। सृष्टि और अभिषेक एक दूसरे को किस कर रहे थे और इसी तरीके से वह फ्लैशबैक में खत्म हो गया जो सृष्टि के दिमाग में चल रहा था। अभिषेक अभी भी उसके चेहरे पर झुका हुआ था और वह बोला, क्या सोच रही थी, यही कि हमारी किस कितनी हसीन, कितनी खूबसूरत थी। नहीं, सृष्टि ने एक टूक जवाब दिया, जिस पर अभिषेक टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, सो बेबी नाउ गिव मी ए किस। सृष्टि गुस्से से उसे देख रही थी कि कभी अभिषेक के पीछे से एक आवाज आए, अगर फिर से मेरी बहन के पास गया तो कसम से तेरी हड्डियां ट्रांसफर करूंगा तेरे घर पर। अभिषेक ने पीछे देखा तो गुस्से से वहां पर अंबर खड़ा था, जिसे देखकर अभिषेक मुस्कुराया और बोला, कैसे हैं साले साहब, पहली बार मुलाकात हुई है तो थोड़ी इज्जत दीजिए अपने साले साहब को, ऐसे कौन बोलता है। अंबर गुस्से से बोला, बदतमीज लोगों को बदतमीजी से ही बोला जाता है और तुम जैसे बदतमीज के साथ बदतमीजी से ही पेश आया जाता है। अभी के अभी मेरी बहन का रास्ता छोड़ दो, वरना जो हड्डियां कुछ दिनों बाद ट्रांसफर होनी थी वह आज ही हो जाएंगे। अभिषेक ठीक से खड़ा हुआ और अंबर को ऊपर से नीचे तक देखने लगा और बोला, हैंडसम तो हो, पर वो बात नहीं है जो मुझ में है, तो अच्छा नहीं लग रहा। अंबर आगे आया और उसके गिरहेबां को पकड़ते हुए बोला, तेरे लिए खुद को नहीं बनाता जो तू मुझे कम्प्लीमेंट दे रहा है, समझा। ये मेरे खुद के लिए हाँ, और मेरे लुक्स की चिंता तुम मत करो, वो ऊपरवाले पर छोड़ दो क्योंकि वो उसकी देन है। तुम खुद के लुक्स की चिंता करो कि अगर इसे चोट पहुंची तो कितना बड़ा हंगामा होगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे घर पर। सृष्टि अब तक अंबर के पीछे आ गई थी और उसका बाजू पकड़ लिया था कसकर। अंबर ने वार्निंग दे दी थी अभिषेक को, अब वो वार्निंग वो अपने ऊपर ले या न ले उसकी मर्जी थी। अंबर सृष्टि को लेकर आगे वाले रास्ते से घर में ले गया। सृष्टि बोली, कोई जागा तो नहीं ना भाई। नो, अंबर ने काफी नॉर्मल अंदाज में कहा और फिर उसे लेकर सृष्टि के कमरे में आया और फिर फर्स्ट एड निकालकर सृष्टि के पैरों में दवा लगाई और फिर सृष्टि को लेटाया और खुद भी उसके साइड में आकर लेट गया तो सृष्टि अंबर की तरफ खिसकी और उसके सीने पर सर रख लिया और ऊपर सीलिंग को देखने लगी। अंबर ने अपनी बाजू से उसके कंधे थाम लिए और बिना उसे देखे एक्सप्रेशनलेस टोन में बोला, सिर्फ किस ही किया था ना, ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ी। सृष्टि को अंदाज लग ही गया था कि अंबर ने पूरी बात सुन ली है तो वो रोते हुए बोली, नहीं पता भाई, मुझे कुछ याद नहीं ठीक से, बस किस किया था वो भी अभिषेक ने बताया और उसके पास उसका वीडियो है, वो वीडियो देखकर ही याद आया कि मैंने उसे किस किया, वरना मुझे ये बात भी याद नहीं थी। मुझे नहीं पता कि मैंने उसके साथ कुछ किया कि नहीं किया, उसने मुझे आगे कुछ नहीं बताया, पर उसकी बातें मुझे यही एहसास दिला रही है कि जरूर कुछ हुआ है। अंबर अभी भी काफी कूल डाउन था और वह बोला, जब तुम सुबह सोकर उठी तो तुम्हारी कंडीशन कैसी थी। सृष्टि ने इस पर अंबर को देखा, उसे सेक्स क्या होता है पता था, लेकिन ये कंडीशन के बारे में उसे कुछ नहीं पता था कि पेन भी होता है या फिर कुछ और भी होता है, इसीलिए वह बोली, मैं समझी नहीं, मैं नॉर्मल थी जैसे सब होते हैं। अंबर ने कहा, मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हारे कपड़े कैसे थे, तुम्हारे बदन पर थे, बाहर थे या फिर उथल पुथल थे, कमरे की कंडीशन क्या थी, कोई चीज बिखरी हुई तो नहीं थी और तुम बेड पर किस डायरेक्शन में लेटी हुई थी। सृष्टि और भी सदा हैरानी से अंबर को देखने लगी क्योंकि उसकी बातें कहीं अजीब थी। उसे अंबर की बातें डरा रही थी और उसे अपनी कंडीशन बताने में भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि सिर्फ एक अंबर ही एक ऐसा इंसान है जो उसे इस सारी समस्या से बाहर निकल सकता है, क्योंकि इन सभी चीजों में वही काफी ओपन माइंडेड है और वही उसकी हेल्प कर सकता है। वह घर में और किसी को ये बात नहीं बता सकती थी, यहाँ तक कि वह रूह को भी यह सब नहीं बता सकती थी। सृष्टि ने गहरी सांस ली और वापस सीलिंग को देखने लगी और बोली, मैं नॉर्मल थी, मेरे कपड़े मेरी बॉडी पर ही थे, मैंने नॉर्मल सी ब्लैंकेट की ओढ़ी हुई थी जो मैं डेली ओढ़ कर सो रही थी, वहां पर मेरी फ्रेंड मेरे साइड में लेटी हुई थी, वह सो रही थी, जब मैं सोकर उठी बस मेरे सर में दर्द हो रहा था, कमरा बिल्कुल ठीक था। उसके बाद वह अंबर को देखने लगी, क्योंकि अंबर ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह थोड़ा रुकने के बाद बोली, मेरे साथ कुछ हुआ तो नहीं ना भैया। पता नहीं, अंबर ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा और फिर अपना सर सृष्टि की तरफ किया और बोला, तुम्हारी बातें तो यही बता रही है कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है,
लेकिन फिर भी जो एक लास्ट 1% भी डाउट है, उसे क्लियर तो करना पड़ेगा ना। अमर की बात सुनकर सृष्टि घबराए और बोली, मतलब मेरे साथ कुछ होगा क्या अब? अंबर ने कहा, हाँ, कल तैयार रहना सुबह बस, बाकी तुम्हें खुद ब खुद पता चलता रहेगा। उसके बाद अंबर थोड़ा सा उसके चेहरे को झुका और उसके माथे को प्यार से एक भाई की तरह और एक बाप के प्यार की तरह चूम लिया और उसके बाद वह सीधा हो गया और उसने सृष्टि से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। सृष्टि भी सीधी हो गई और आज अमर पूरी रात उसी के साथ वही रहा और वही सोया। सुबह का वक्त, सृष्टि आज लेट उठी थी क्योंकि उसे नींद बहुत लेट आई थी। वह नॉर्मल कपड़ों में तैयार होकर नीचे आए और सोफे पर बैठ गई जहां पर हर कोई चाय पी रहा था। रूह और उसकी फैमिली घर जा रही थी जो कि पिछली रात यहीं रुक गई थी। अंबर ने देखा कि एक सर्वेंट चाय लेकर आ रहा है और उसी के बहुत साइड में सृष्टि खड़ी है। उसने कुछ कैलकुलेट किया अपने दिमाग में और अचानक से खड़ा हुआ और उस सर्वेंट की तरफ बढ़ने लगा और जानबूझकर उस सर्वेंट से टकरा गया जिस पर सारी की सारी गरम गरम उबलते हुई चाय सृष्टि के हाथ पर गिर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। अंबर ध्यान से चल, काशी चिल्लाए और यहाँ सृष्टि की आंखों से आंसू आने लगे थे क्योंकि उसका हाथ बिल्कुल लाल हो गया था। काशी तुरंत उसके पास आए और उसने सर्वेंट से कहा, जाओ जल्दी से बर्फ लेकर आओ, ठंडा पानी लेकर आओ। सर्वेंट गई और जैसा काशी ने कहा वैसा ही किया। काशी ने उसे सूफी पर बिठाया और सृष्टि के हाथ ठंडे ठंडे पानी में डालें, जिसमें बर्फ भी थे, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर हाथ डाला सृष्टि को और भी सता जलन हो, लेकिन काशी ने उसका हाथ हटाने नहीं दिया। वह बोली, नहीं सृष्टि, अगर हाथ बाहर हटाया तो हाथ बिल्कुल काला हो जाएगा, खाल उतर जाएगी तेरे हाथ की, अंदर ही रख इसे। मम्मा, हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सृष्टि रोते रोते चिल्लाई। रुक्मणी उसके पास आए और उसका गाल पड़ते हुए बोली, नहीं बेटा ऐसे रोते नहीं है, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद रुक्मणी भी उसे शांत कर रही थी, उसकी पीठ को सहला रही थी ताकि सृष्टि अपना दर्द भूल जाए, लेकिन उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था और उसने अपनी आंसू भरी आंखों से अंबर को देखा जो कि बिल्कुल शांत खड़ा था और मयूर उसके पास आया और बोला, देखकर नहीं चल सकते थे अंबर, तुम्हारी वजह से अपने वह एग्जाम्स नहीं लिख पाई गई, कैसे लिखें कि वह अपने एग्जाम्स, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन अपनी क्लासेस को रिपीट करें? अबा अभी भी शांत था और वह मयूर को देखते हुए बोला, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मेरी बहन क्लासेस रिपीट करेगी और वो एग्जाम्स नहीं करेगी, मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ, वहीं कुछ सॉल्यूशन बता देंगे और अगर एग्जाम्स नहीं लिख पाएगी तो मैं उसकी जगह एग्जाम्स लिख दूंगा, इतना तो स्कूल वाले कर ही सकते हैं। मयूर इस पर चुप हो गया और अंबर बोला, माँ उसका हाथ छोड़ दीजिए, मैं उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। काशी इस पर बोली, कोई फायदा नहीं है, वह भी यही बोलेंगे कि पानी में रखो हाथ, ठंडी चीज के हाथ पर लगाओ। अंबर बोला, माँ आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कोई और है, वह बता देगा कि क्या करना है और क्या नहीं, और अगर डॉक्टर ने वही बोला जो आप बोल रही हैं तो आकर मैं आपको सॉरी बोल दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरी बहन का हाथ छोड़िए, मैं उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ। सब मान गए और अंबर सृष्टि को लेकर निकल गया और कुछ देर बाद रूह अपनी फैमिली के साथ वहां से निकल गई, लेकिन रूह को सृष्टि की चिंता हो रही थी। थोड़ी देर बाद वह दोनों अस्पताल पहुंचे और उसके बाद सीधा केबिन की तरफ जाने लगे। सृष्टि को समझ में नहीं आया कि वह उसे डायरेक्ट केबिन की तरफ क्यों लेकर जा रहा है, लेकिन नंबर ने पहले से ही अपॉइंटमेंट ले रखा था और उसके बाद वह एक केबिन में लेकर उसे गया। बाहर बोर्ड जब सृष्टि ने देखा तो वह हैरान हो गई क्योंकि वह गायनेकोलॉजिस्ट का था। अंदर एक लेडी डॉक्टर बैठी हुई थी और वह अंबर को देखते हुए बोले, आए, मैं अभी आपका ही वेट कर रही थी, इनका चेकअप करना है। अमर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपनी इस एक्सप्रेशन लिस्ट टन में बोला, हाँ लेकिन फालतू के कोई सवाल नहीं पूछेगा मेरी बहन से। उसे लेडी डॉक्टर ने हाँ में अपनी गर्दन हिलती तो सृष्टि ने अंबर से पूछा, आप मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों लेकर आए हैं? अंबर ने कहा, अगर गलती से भी उस अभिषेक में तुम्हारे साथ कुछ किया होगा तो मैं उसका अंश तुम्हारे शरीर से निकलने के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई अंबर की बात सुनकर। अंबर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने आया था और अगर गलती से वह प्रेग्नेंट निकली तो अंबर उसका अबॉर्शन के लिए भी तैयार था। सृष्टि अंबर की बात सुनकर हैरान हो गई थी जब उसने ये कहा था कि वह उसका अबॉर्शन भी कर सकता है अगर वह गलती से प्रेग्नेंट निकली। सृष्टि को डर लग रहा था और वह भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि वह प्रेग्नेंट ना हो। सृष्टि उस गायनेकोलॉजिस्ट के साथ दूसरी तरफ गई और वह उसे चेक करने लगी। आधे घंटे बाद वह सृष्टि को लेकर बाहर आए और बोली, सॉरी सर बट इनके साथ तो कोई फिजिकल रिलेशन बना ही नहीं है, तो ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अमर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खड़ा हुआ और हाथ बढ़ाकर उसने उस लेडी डॉक्टर से हाथ मिलाया और बोला, थैंक यू सो मच, मुझे यही सुनना था। और उसके बाद अंबर सृष्टि को लेकर वहां से दूसरी तरफ गया और वह लेडी डॉक्टर हैरान हो गई। क्या उसे यह पता करना था कि सृष्टि के साथ कोई फिजिकल रिलेशन तो नहीं बना, तो नॉर्मली भी बोल सकता था ये प्रेगनेंसी और अबॉर्शन का बोलकर उसने अपॉइंटमेंट क्यों लिया? सृष्टि अंबर के साथ बाहर आए और बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे भैया, और यह अबॉर्शन प्रेगनेंसी फिजिकल रिलेशन मुझे नहीं समझ आ रहा। अंबर रुका और उसे देखते हुए बोला, अभी तुम बच्ची हो, जब बड़ी हो जाओगी तो सब समझ आ जाएगा, और हाँ, अब तुम उस कॉलेज में जाओगे जिस कॉलेज में मैं तुम्हें कहूंगा। कोई दोस्ती यारी नहीं निभाने हैं, और आगे से तुमने ये बोला कि मुझे किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो वही तुम्हें एक खींच कर लगाऊंगा, इसीलिए तुम्हारे साथ अब 24 घंटे सिक्योरिटी रहेगी। मुझे उस अभिषेक पर जरा भी भरोसा नहीं।
सृष्टि ने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला दे क्योंकि वह अंबर की टेंशन और उसकी परेशानी समझ रही थी। उसके बाद अंबर सृष्टि को लेकर एक दूसरे रूम में गया और उसके बाद वह जला हुआ हाथ उसे उसने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने सृष्टि को रेस्ट करने के लिए कहा तो सृष्टि ने बोला कि उसका एग्जाम है तो उसने कहा कि वह एग्जाम नहीं दे पाएगी, अगर हाँ कोई और उसकी जगह एग्जाम लिख सकता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसका 1 साल वेस्ट हो सकता है। सृष्टि के एग्जाम वाला दिन। आज ड्राइवर नहीं आया था बल्कि अंबर आया था सृष्टि को छोड़ने के लिए और सृष्टि को समझ में नहीं आया कि वह क्यों आया है, लेकिन सृष्टि की हैरानी तब बढ़ गई जब अंबर उसके साथ साथ उस सेंट्रल स्कूल के अंदर जाने लगा। अंबर सृष्टि के साथ अंदर गया और उसने गार्ड रूम में जाकर गार्ड को एक फॉर्म दिखाया और उसके बाद गार्ड ने सृष्टि के साथ अंबर को अंदर जाने की परमिशन दे दी और उसके बाद अंबर सृष्टि के साथ उसकी अलॉट की गई क्लास में भी लेकर गया और वहां पर एक चेयर एक्स्ट्रा लगाई हुई थी जिस पर अंबर बैठ गया और सृष्टि को अभी तक नहीं पता था कि क्या है और वह डर रही थी कि वह अपना एग्जाम कैसे लिखेगी क्योंकि उसके हाथ में पट्टी थी और डॉक्टर ने उसके हाथों का इस्तेमाल करने से साफ मना किया था। धीरे धीरे स्टूडेंट आने लगे और जैसे ही उन्होंने सृष्टि के हाथ में पट्टी देखी तो सब घबराने लगे और उसकी एक फ्रेंड आकर बोली, तुम अपना एग्जाम कैसे लिखोगी सृष्टि? सृष्टि ने कहा, मैनेज कर लूंगी मैं। उसकी फ्रेंड ने हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपनी जगह पर जाकर बैठ गई, लेकिन उसे सृष्टि के लिए बुरा लग रहा था क्योंकि सृष्टि क्लास की टॉपर थी और अगर यह कोई नॉर्मल एग्जाम होता तो शायद वह उसकी हेल्प कर सकती थी, लेकिन ये बोर्ड का एग्जाम था, इसमें वह उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती थी चाहते हुए भी। थोड़ी देर में टीचर भी आ गए और उन्होंने एग्जाम शीट्स और आंसर शीट बांटना शुरू किया और उसके बाद अंबर ने पेन निकाला और कहा, धीरे धीरे आंसर्स बोलना, कभी दूसरे भी तुम्हारे आंसर को कॉपी कर ले। अब सृष्टि समझ गई थी कि अंबर उसका एग्जाम्स लिखाने आया था, मतलब उसे दिन उसने ऐसे ही नहीं बोला था, वह सच में उसका एग्जाम ही लिखना चाहता था। पर क्यों? ये बात अभी तक सृष्टि को समझ में नहीं आई। तभी उसे लगा कि अंबर से गलती से उसके हाथ पर चाय गिर गई थी, इसीलिए वह सिर्फ सॉरी बोलने का एक तरीका है। सृष्टि धीरे धीरे अंबर के कान के पास आकर अपने आंसर को बोल रही थी और अंबर उसके आंसर लिख रहा था। लेकिन कुछ कुछ आंसर्स पर अंबर हैरान था क्योंकि सृष्टि गलत बोल रही थी, लेकिन जो वह बोल रही थी वह अंबर वहां नहीं लिख रहा था। जो करेक्ट आंसर था अंबर वही लिख रहा था और सृष्टि बोली, यह नहीं लिखना है, वह लिखता है जो मैं बोल रही हूँ। सृष्टि ने काफी धीरे कहा था इसलिए कोई नहीं सुन सकता था, तो अंबर ने कहा, अगर मैंने वह लिखा जो तुम कह रही हो तो फेल हो जाओगी और मैं अपनी बहन को टॉप होते हुए देखना चाहता हूँ, तो मुझे लिखने दो जो मैं लिख रहा हूँ और अच्छा होगा कि तुम अब सिर्फ लिपसिंग करो क्योंकि तुम्हें आंसर नहीं आते हैं, तुमने अपना सारा ध्यान सिर्फ उस चोट में लगाया है। सृष्टि शर्मिंदा हो गई क्योंकि उसने सच में इस बार अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। उसका सारा ध्यान सिर्फ इसी में निकल गया कि एग्जाम लिखेगी कैसे। पर एग्जाम लिखने के लिए दिमाग में भी तो कुछ होना चाहिए था, लेकिन वह कुछ पढ़ी नहीं, लेकिन उसमें ज्यादा टेंशन में नहीं थी क्योंकि वह क्लास में रेगुलर रहती थी और उसे आता था, लेकिन जरूरी तो नहीं कि क्लास में जो पढ़ा हो वह एग्जाम टाइम में बिना किसी रिवीजन के अच्छे से आता हो, और वही हाल फिलहाल सृष्टि का हो रहा था। वह बीच बीच में अटक रही थी और कुछ गलत ही लाइन बोल रही थी और अंबर, वह पिछली रात सृष्टि की सारी किताबें एक तरीके से चाट कर आया था और इसीलिए उसे अच्छे से पता था कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, लेकिन फिर भी वह वही लिख रहा था जो सृष्टि बोल रही थी। लेकिन जब सृष्टि गलत बोलने लगी तो उसने कहा कि सिर्फ लिपसिंग करें, वह खुद लिख लेगा आंसर। जो मैंने ऊपर लिखा है वह सिर्फ एक काल्पनिक तौर पर है, तो प्लीज इसे रियल लाइफ में कभी ना लिखें क्योंकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाती है तो जो ईयर का स्टूडेंट उस एग्जाम को दे रहा है उससे कम क्लास वाला स्टूडेंट ही एग्जाम लिख सकता है, कोई बड़ा एग्जाम नहीं लिख सकता क्योंकि यह अलाउड ही नहीं है। ऐसे ही अंबर ने उसके दोनों एग्जाम्स दिए और जब उसने घर जाकर दिल्ली किया तो उसे पता चला कि वह इन 2 एग्जाम में तो आधा नंबर भी गंवाने नहीं वाली क्योंकि अंबर ने मस्त तरीके से सारे आंसर लिखे थे। वह अंबर को देखते हुए बोली, शायद इसीलिए भैया हमेशा अपनी क्लास में कॉलेज में टॉप करते हैं, तो टॉप तो मैं भी करती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं गलती करती हूँ, लेकिन भैया वह तो 100% देते हैं अपना, काश भैया के जैसा दिमाग मेरे पास भी होता। वो दोनों लास्ट एग्जाम देकर घर जा रहे थे कि तभी सृष्टि ने कहा, वैसे मेरा दिमाग में ऐसे ही सवाल आया है, ये चाय आपने जानबूझकर डाली है ना मेरे हाथ पर? अंबर इस पर हंसने लगा और बोला, बहुत जल्दी दिमाग नहीं चल गया तुम्हारा? और इसके बाद अंबर ने एक नज़र उसे देखा और वापस ड्राइविंग करने लगा। लेकिन क्यों? सृष्टि ने तुरंत सवाल किया तो अंबर बोला, जब इतना पता लगा लिया कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे हाथ पर चाय गिराई थी तो ये भी खुद से पता लगाओ कि मैंने क्यों डाली थी तुम्हारे हाथ पर चाय। अंबर के कहने पर अब वह सोचने लगी और उसे धीरे धीरे याद आने लगा और वह एकदम से बोली, मतलब अभिषेक मुझे ना मिल पाए इसीलिए आपने ये सब किया? अंबर इस पर कुछ नहीं बोला, वह आगे देखकर ड्राइविंग करता रहा और इस बार सृष्टि को कंफर्म हो गया कि अभिषेक की वह कारण है कि अंबर ने ही ये सब किया। उसे इस वक्त अंबर पर जितना प्यार आ रहा था, शायद बचपन से लेकर आज तक उसने अपने भाई पर इतना प्यार न जताया होगा। धीरे धीरे टाइम जा रहा था और अंबर और रूम की शादी का टाइम जल्द आ रहा था और शॉपिंग भी शुरू हो चुकी थी। उस दिन के बाद रूह बिल्कुल भी अंबर के घर नहीं आई थी और अंबर भी अब रूह से मिलने नहीं जाता था। उन दोनों की बातें वीडियो कॉल तक सीमित रह गई थी, पर यह सिर्फ था तो सिर्फ घर वालों के लिए। उन्हें ही लगता था कि वह दोनों लंबे समय से नहीं मिले, इसीलिए वह दोनों एंगेजमेंट से पहले एक ऐसा गेट टुगेदर बनना चाहते थे जिसमें अंबर और वह एक दूसरे को फेस टू फेस देख सके, इस बात से अनजान कि वह लगभग हर दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे को फेस टू फेस देखते। और इस रात भी यही होने वाला था, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट था।
ना अंबर के घर ना रूह के घर, वह दोनों मिलने वाले थे एक क्लब में। अमर पहले से ही मौजूद था और काउंटर पर फ्रूट जूस पी रहा था। वह शराब नहीं पीता था, बहुत ही कम पीता था और एक बार उसने शराब पी थी तो सिर्फ गुस्से में आकर। कभी रूह वहां पर आई, उसने वाइन कलर का डीप नेक वाला ड्रेस पहना हुआ था, इसमें वह बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बोल्ड एंड यूनिक लग रही थी। रूह के वहां आने से हर किसी की नजर उस पर टिक है और यह नजरें अंबर को बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए वह आगे आया और उसने रूह का हाथ पकड़ लिया और सब कुछ चिल्लाते हुए बोला, अगर इस लड़की पर किसी भी लड़के ने 5 सेकंड से ज्यादा अपनी नजर घुमाई तो कसम से उसकी नजरें तो निकलेगा ही, लेकिन उसकी लाश को उसके घर पर डिलीवर जरूर खुद करने जाऊंगा। उसकी इस धमकी पर कोई और डरा हो ना डरा हो, रूह बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि वह यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। उसे पता था कि यहाँ आना मतलब छोटे कपड़े पहनना और छोटे कपड़े पहनना मतलब अंबर को गुस्सा दिलाना। अंबर की अनाउंसमेंट और उसके चेहरे का गुस्सा देखकर लगभग हर एक लड़के ने अपनी नजर शुरू से हटा दी, लेकिन कुछ लड़कियों से जो चोर भरी नजरों से अभी भी उसे देख रहे थे। अंबर ने रूह की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपने करीब ही रखा और फिर उसे लेकर उस क्लब के 3rd फ्लोर पर चला गया जहां पर इस वक्त वेजिटेरियन फूड सबको दिया जा रहा था। वह दोनों खाना खाने लगेगी तभी रूह ने कहा, अगर किसी को पता चल गया कि हम दोनों ऐसे मिल रहे हैं तो। अंबर ने शांति से खाना खाते हुए कहा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस तुम अपना मुंह बंद रखना और अगर किसी दिन पता भी चल गया तो मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। रूह ने अपना सर हाँ में हिलाया और वह याद कर रही थी घर से निकलने से पहले उसने अपने हाथ में एक बड़ा सा बैग दिया हुआ था जिसमें वह ड्रेस थी जो उसने फिलहाल पहनी हुई थी और उसने उसे वक्त नॉर्मल कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी और वह जा रही थी कि तभी गायत्री ने उसे रोका और बोली, तुम आज फिर अपनी दोस्त के घर जा रही हो। रूह पलटी और बोली, हाँ माँ, अब मैं क्या करूँ, जब वह अकेली रहती है तो कभी कभी उसके घर जाकर रह लेती हूँ, उसके पास उसे अच्छा लगता है। मनीष इस पर बोले, पर बेटा उसे भी कभी यहाँ ले आओ, तुम क्यों हमेशा उसके पास जाती हो, तुम दोनों वहाँ अकेली रहती हो, इससे अच्छा तुम यहाँ ले आओ, उसे भी फैमिली का प्यार मिलेगा। रूह ने कहा, हाँ पापा, पर वह आती नहीं है, मैं क्या करूँ। मनीष बोले, ठीक है, तुम चली जाओ लेकिन अगली बार तुम नहीं जाओगी, अगली बार वह यहाँ आएगी वरना मैं और तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ नाइट आउट के लिए जाएंगे। रूह इस पर हैरान हो गई, लेकिन वह उस वक्त उन्हें कोई भी सफाई नहीं देना चाहती थी क्योंकि वह ऑलरेडी लेट हो चुकी थी और वह बोली, ठीक है, मैं उसे बोल दूंगी। उसके बाद रूह वहां से निकली और फिर एक मार्केट में गई और वहां के चेंजिंग एरिया में जाकर उसने कपड़े बदले और फिर वहां से वह क्लब आई। उन दोनों ने मिलकर डिनर किया और उसके बाद अंबर उसे लेकर वहां के 7th फ्लोर पर लेकर गया। वह दोनों लिफ्ट में गए और अंबर ने 7th फ्लोर का बटन प्रेस किया और गेट बंद हुआ और गेट के बंद होते ही अंबर ने रूह की कमर में वापस हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों को अपने होठों में लेकर कैद कर लिया। उसने उसके होठों को आजाद नहीं किया। वह दोनों 7th फ्लोर पर आए, लिफ्ट का दरवाजा खुला और अंबर उसे वैसे ही किस करते हुए उसे उस कमरे में लेकर आया जो कमरा उसी का था। जब रूह को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो अंबर ने उसे आजाद किया और अंबर उसके गले पर किस करते हुए बोला, मैं 1.5 महीने से तुमसे नहीं मिला हूँ, उससे पहले हम बहुत मिलते थे लेकिन 1.5 महीना, तुम्हें पता है कि 1.5 महीने में कितने दिन, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं। रूह ने उसके बालों में अपने हाथ फंसाए और बोली, तो क्यों गए थे, मैंने तो नहीं कहा था कि इंडिया छोड़कर कुछ दिनों के लिए लॉस एंजेलिस, जो आप अपने काम के लिए गए थे ना, मेरे काम के लिए तो गए नहीं थे। अंबर वापस उसके होठों के पास आया और बोला, इसलिए आज बीती न जाने कितनी रातों की हदें पार करूंगा आज रात। और उसके बाद अंबर वापस उसे किस करने लगा और उसे लेकर बेड पर आ गया। जैसा अंबर ने कहा था, बाकी रातों से ज्यादा रंगीन रात होगी और यही इन दोनों के साथ हुआ। कुछ पलों में कमरे का माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस और मदहोशी से भरा हो गया और वह दोनों वापस एक दूसरे में समाने लगे। सुख का वक्त। रूह ने क्लब में ही अपने कपड़े बदल लिए थे और उसने पेन किलर ले लिया था ताकि जो बॉडी पेन उसे हो रहा था वह बॉडी पेन उसके घर में किसी को ना देखें, और वह क्लब में ही उसने अपने अच्छे से नहा धोकर उसने मेकअप किया था और वह मेकअप अपने साथ लेकर आई थी ताकि जितने भी लव बर्ड्स के निशान थे उसकी बॉडी पर वह घर में किसी को ना दिखे। अंबर उसे लेकर वहां से निकल गया और घर से थोड़ा दूरी पर जाकर कारकों का और रूह निकालने को हुई कि तभी उसने अंबर को देखते हुए कहा, 1 महीने बाद शादी है, 10 दिन बाद एंगेजमेंट है, अब मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगी मिस्टर हेवन और ना ही आप मुझसे मिलने आएंगे, शादी के बाद मुलाकात होगी अच्छी वाली। आई नो, अंबर ने थोड़ी रुख स्वरों में कहा क्योंकि उसकी और भू की इस मुलाकात के बारे में सृष्टि को पता था। वह सृष्टि ने साफ कहा था कि कम से कम 1 महीना तो वह नहीं मिलेगा, सिर्फ एंगेजमेंट वाले दिन मिलेगा, लेकिन इस बात से अनजान थी ये दोनों की उनकी फैमिली ने उन दोनों के लिए एक गेट टुगेदर किया है। रूह घर चली गई और जैसे ही वह घर में आई गायत्री उसे लेकर उसके कमरे में आई और उसके कबाड़ से कुछ कपड़े निकाल और बोली, बताओ कौन से कपड़े रखूं। रूह हैरान हो गई और वह बेड पर लेट गई क्योंकि उसे थकान हो रही थी और बोली, कहीं जा रहे हैं हम। गायत्री बोलिए, हाँ हम कहीं जा रहे हैं और हम तुझे एक सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए तुझे नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस तू ये बता कि कौन सी ड्रेस रखूं। रूह ने अपनी आंखें बंद कर ली और उल्टी लेट गई और तकिए में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, कोई सा भी रख लो माँ, आपको पता है मेरी चॉइस। गायत्री मुस्कुराई और उसने रूह के लिए कपड़े रख दिए और फिर बोली, ऐसे सोना नहीं है, जाकर तैयार हो जा, निकालना है। रूह इस पर बिल्कुल उठ गई और बोली, अभी। गायत्री हैरान हुई और मुड़ी और बोली, हाँ अभी, क्यों, क्या हुआ।
रूह इस पर बेचारे की सा चेहरा बनाते हुए बोली, शाम को चलते हैं ना, अभी मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। गायत्री इस पर बोली, तुझे बहुत नींद आती है, ये हरकत ससुराल में नहीं चलेंगे, इसीलिए जाओ जाकर नहा लो और फ्रेश हो जाओ, अपने दोस्त के घर से सोकर ही तो आ रही हो या फिर उसने तुमसे झाड़ू पोछा, घर का साफ सफाई ये सब करवाया है। रूह इस पर बोली, नहीं नहीं ये सब नहीं करवाया उसने। गायत्री इस पर बोली, तो फिर सोना किस लिए है? वहां सोकर तो आए हो ना, चलो जाकर तैयार हो जाओ। जल्दी जाना है। रूह ने अजीब सा मुंह बना लिया क्योंकि पिछली रात को स्कूल कहाँ थी, नंबर में उसे सोने कहाँ दिया था और अब उसे कहीं जाना था, जहां वह जाना नहीं चाहती थी और वह सच बता नहीं सकती थी। वह उठी और बोली, जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, शायद अब से मेरी नींद ऐसे ही अधूरी रहेगी। रूह उठकर वॉशरूम गई और तैयार होकर नीचे आ गई। वहीं दूसरी तरफ अंबर के घर पर अंबर जब घर लौटा तो उसने देखा कि काशी, मयूर और बाकी सब बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे थे, जिस पर वह हैरान हुआ और बोला, कहीं जा रहे हैं क्या हम? अमर उबासी ले रहा था, जिस पर काशी बोली, तू तो अपने दोस्त के घर गया था ना, क्या सोकर नहीं आया? अब बोले, सोकर आया हूँ। आप ये बताइए कि ये तैयारी किस चीज की? अंबर बोलते हुए भी उबासी दे रहा था, जिसका साफ मतलब था कि वह पूरी रात सोया ही नहीं है और सृष्टि उसकी उबासी का कारण बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन मयूर और काशी हैरानी से उसे देख रहे थे। लेकिन फिर काशी बोली, कोई आ रहा है उनके लिए है। कौन आ रहा है? अंबर ने सवाल किया तो काशी ने उसे देखा और बोली, अंबर तू जाकर सो जा, तू बार बार उबासियां ले रहा है, शायद तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, जब कोई आ जाएगा तो बता दूंगी। अंबर ने ओके किया और वह चला गया। यहाँ गायत्री मनीष रूह को लेकर निकल गए थे और जैसे ही वह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे, रूह उस जगह को देखकर बिल्कुल हैरान हो गई और हैरानी और घबराहट से गायत्री और मनीष को देखने लगी और मन में कहने लगी कि यह लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। जैसे ही रूह उस जगह पहुंची तो हैरान हो गई क्योंकि वह सिंह ओसवाल मेंशन था, जहां पर उसके फैमिली से लेकर आई थी। रुज ने तुरंत गायत्री से सवाल किया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? गायत्री ने इस पर मनीष को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, इतने समय से तू और अंबर मिले नहीं ना, इसलिए हमने सोचा कि सगाई से पहले एक गेट टुगेदर कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सगाई में मिलना होगा। रूह ने इस पर अपनी माँ को हैरानी से देखा। अब वह क्या बताएं, पिछली पूरी रात वह अंबर के साथ ही थी और क्या क्या कर रही थी। खैर, वह सारे के सारे अंदर गए। अंबर अपने कमरे में जा चुका था और सीधा जाकर सो गया था। सब ने उनका स्वागत किया और सब अंदर है और वह अभी भी थकी हुई थी, लेकिन वो किसी को बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह सबके पास जाकर बैठ गई, लेकिन उसे अंबर कहीं नजर नहीं आया। तो सृष्टि ने कहा, भैया अपने दोस्त के घर गए थे, तो सो रहे हैं। सृष्टि की आवाज ताना मारने वाली थी, लेकिन ये ताना सिर्फ रूह को लगा और किसी को नहीं। रूह खुद से बोली, मैं यहाँ थकी ह रही, उनके लिए यह आ गई और यह सो रहे हैं। रूह को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उस गुस्से को निकाल नहीं सकती थी और ना ही अंबर से स्पेशली मिलने कमरे में जा सकते थे, वरना सबको अजीब लगता। लेकिन जैसे सृष्टि ने उसकी दुविधा समझ ली और वह बोली, मैं दीदी को अपने साथ अपने कमरे में ले जाऊं। मयूर इस पर बोला, हाँ हाँ ले जाओ और अगर हो सके तो उठा देना अंबर को। सृष्टि रूह को लेकर वहां से चली गई। दोनों कॉरिडोर में आएगी तो अभी दोनों अंबर के कमरे के बाहर आकर रुकी और सृष्टि ने कहा, जाओ भैया के पास, मैं चली अपने कमरे में। रूह बोली, तुम तो मुझे अपने कमरे में लेकर जाने के लिए लाई थी ना। सृष्टि ने इस पर अपनी आंखों को मटका और बोली, मैंने झूठ बोला था, अब जाओ भैया के पास। और फिर उसने रूह को कमरे में धक्का दे दिया और फिर कमरे को बंद कर दिया और चली गई। रूह कमरे में आए तो देखा अंबर उल्टा बेड पर लेटा हुआ है और उसका चेहरा दूसरी तरफ है। वो आगे बढ़ी और जाकर बेड पर बैठ गई। वह पूरे कमरे को देखने लगी, कमरा आज भी वैसा का वैसा ही था, कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सोते हुए अंबर के बालों में रखते ही उसे सहलाने लगी, जिस पर अंबर हल्का सा हिला तो रूह ने अपना हाथ पीछे ले लिया, लेकिन जैसे ही अंबर शांत हुआ, रूह ने वापस अपना हाथ अंबर के बालों में चलाना शुरू किया। इस वक्त वो काफी शांत लग रहा था और रूह को भी काफी शांति मिले, लेकिन उसे थकान अभी भी थी, इसीलिए उसने अंबर के बालों को तंग करना बंद किया और फिर अंबर के साइड में आ गई और लेट गई। जब तक कि नींद रूह की आंखों को न छू गई तब तक रूह लगातार अंबर को देखते रही, लेकिन जैसे ही आंखें भारी होने लगी वह उसी की तरफ करवट लेकर लेट गई और सो गई। लगभग 2 घंटे बाद रूह की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके ऊपर हल्का सा वजन है। उसने ठीक से महसूस किया और अच्छे से आंखें खोलकर साइड में देखा तो अंबर उसे अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। शायद नींद में वह उसकी तरफ आ गया था और उसे बिल्कुल अपनी तरफ कर दिया था। वह अभी भी अलसारी हुई थी, इसीलिए ठीक से अमर का चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी नींद पूरी हो गई थी, इसलिए वो उठने लगी, लेकिन अंबर में काफी कसकर उसे पकड़ा हुआ था, इसीलिए वह वापस लेट गई और अंबर के चेहरे को अपने हाथ से पकड़ा और हल्का सा चेहरा उठाकर उसके माथे को चुम लिया। जैसे ही रूह के होठों का स्पर्श उसके माथे पर हुआ, अंबर उठ गया और उसने अपनी आंखों को खोलकर देखा और हैरान हो गया, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि पिछली रात का नशा उसके ऊपर है, इसीलिए उसने कहा, ये सपना अच्छा है। रूह ने मुंह बना लिया और बोली, मैं इन्हें सपना लगती हूँ। और उसके बाद उसने अंबर के गालों पर होंठ रखे और उसे कसकर बाइट किया, जिस पर अंबर को हल्का सा दर्द हुआ और वह बिल्कुल उठ गया और उसने रूह को भी अपनी बाहों से आजाद कर दिया और अपने सामने देखने लगा और उसे फिलहाल एहसास नहीं हुआ कि रूह उसके पास है और वह बोला, जंगली हो क्या? ऐसी कौन काटता है? और फिर वह अपने गाल को सहलाने लगा।
रूह ने ये सुनकर तुरंत उसके पास आई, बेहद पास। उसके चेहरे के ऊपर अपना चेहरा झुकते हुए बोली, मैं ये जंगली सिर्फ आपकी वजह से हूँ क्योंकि आप वाइल्ड है, और जब वाइल्ड होगा तो पत्नी क्यों नहीं वाइल्ड होगी, और अब जिंदगी भर मेरी वाइल्डनेस देखोगे। रूह की बात सुनकर अंबर थोड़ा होश में आया और उसने हैरानी से कहा, तुम यहाँ हो? कहाँ से आई? मैंने तो बालकनी बंद की हुई थी। इस पर रूह ठीक से बैठ गई और अबा को देखते हुए बोली, खुद सोचो। अंबर सोचने लगा कि उसे आवाज आई कहीं से, बाहर से मनीष की आवाज आई, जो फोन पर किसी से बात कर रहा है, और तुरंत बिस्तर से उठा और बाहर गया तो देखा मनीष ही था, और इसीलिए वह रेलिंग की तरफ आया और नीचे झुककर देखा तो हाल में सब बैठे हुए थे। अंबर को समझते हुए देर नहीं लगी कि सरप्राइज में रूह और उसकी फैमिली आई है। दिन बीतते रहे और इसी के साथ सगाई का दिन भी आया, संगीत का दिन भी आया, हल्दी का दिन भी आया, और सारी रस्में इसी तरीके से निकल गई। अब शादी का दिन था। अंबर और रूह दोनों ही इस वक्त मंडप पर बैठे हुए थे और जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे वैसे वैसे वह दोनों कर रहे थे। इससे पहले ही अमर और रूह ने अपनी चर्च वेडिंग को फुल एंजॉय किया था, लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही था क्योंकि आज फैमिली साथ में थी। आज रूह एक बार फिर दुल्हन बन बैठी थी, लेकिन आज उसका पार्टनर अंबर था जिससे वह प्यार करती थी, ना कि दानिश। पंडित जी ने मंगलसूत्र जो कि चांदी का बनाया हुआ था वह अकबर को दिया और कहा, अब आप दुल्हन के गले में यह मंगलसूत्र पहनाया है, और उसके बाद उनकी मांग भरी। अंबर ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि पंडित जी ने कहा। पहले उसने रूह के गले में वह सुंदर सा यह लॉकेट का मंगलसूत्र पहनाया और रह के गले में वह बहुत सुंदर लग रहा था, और उसके बाद उसने अपने हाथ में अच्छे से सिंदूर लिया और रोक के सर का वह मांग टीका हटाकर उसकी मांग भर दी, और मांग टीका को स्टाइल में ही रहने दिया ताकि लोग देख सके कि हाँ, इस लड़की के मांग में सिंदूर है और यह शादीशुदा है। उसके बाद दोनों ने 7 फेरे लिए और अपने 7 वचनों को पूरा किया, और अंत में उन्होंने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया, और सभी बड़ों ने उन दोनों को आजीवन खुश रहने की ब्लेसिंग थी, और बहुत जल्द उनकी गोद भर और बच्चे आए उस बात की भी ब्लेसिंग दें। सृष्टि काशी से अच्छे से लिपट गई और बोली, वैसे आप दोनों कहाँ जाने वाले हैं हनीमून के लिए? इतने समय तक एक दूसरे से दूर थे तो हनीमून तो बनता है, वह भी 1 महीने का कम से कम, बाकी जितना लंबा करना चाहे आप कर सकते हैं। और उसके बाद सबकी नजरों से बचते हुए सृष्टि ने अंबर को आंख मार दी क्योंकि उसे पता था अमर और रूह तो कभी अलग हुए ही नहीं थे। खैर, सब कुछ अच्छे से अविघ्न पूर्ण पूरा हो गया और सबने मिलकर खाना खाया। सृष्टि अमर और रूह को कमरे तक छोड़ने आई और फिर वह वहां से चली गई, और अब कोई भी नहीं था तो अंबर ने रूह को अपनी गोद में उठा लिया। अंबर उसे लेकर रूम में आया तो एक गहरी मुस्कान आ गई क्योंकि कमरा सुहागरात के लिए बहुत अच्छे से सजाया गया था। रूह को शर्मा गई और अंबर से लेकर डायरेक्ट बेड पर आ गया। उसने रूह को अच्छे से बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आ गया तो रूह ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथों को रखा तो उसे एहसास हुआ कि अंबर का दिल की धड़कन है कितनी जोरों से शोर कर रहे हैं, और वह बोले, अपने आप को और अपने दिल की धड़कनों को थोड़ा रुकने के लिए कहिए क्योंकि यह लहंगा है और यह गहन है, उतारने में बहुत वक्त लगेगा और इनको तो आप फाड़ भी नहीं सकते वरना आपको ही डांट पड़ेगी आगे चलकर। अंबर यह सुनकर उसके ऊपर से उठ गया और वह भी ठीक से खड़ी होकर कि तभी अचानक से उसे अपना सर घूमता हुआ सा महसूस हुआ, और फिर उसने अपना सर पकड़ लिया और अंबर ने उसे देखा और कहा, आओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। रूह अच्छे से कूदकर बच्चों की तरह उसके गोद में जाकर बैठ गई और नंबर धीरे धीरे उसके सारे गहनों को रिमूव करने लगा, और फिर उसने उसकी ब्लाउज की डोरी भी खोल दी और अपनी होठों को उसके बैक पर रखकर उसे किस करने लगा, और रूह की बॉडी में सिरहमसी दूर पड़ी। उसने रूह को अपनी तरफ किया और उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसे लेकर बेड पर लेट किया और ब्लैंकेट को दोनों के ऊपर लिया। दोनों मोहब्बत की गहराई में डूब गए। अगले दिन शाम का वक्त, रिसेप्शन पार्टी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे सिंह ओसवाल मेंशन में, और सब रूह को देख रहे थे और रूह उसकी सुबह से न जाने क्यों तबीयत खराब थी। इसीलिए काशी और सृष्टि उसे छोड़ नहीं रहे थे, और इसलिए कोई मुंह दिखाई का स्पेशल फंक्शन भी नहीं रखा गया था। जिसको मिलना था वह वही यहीं आकर मिल रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल ही रहा था कि तभी अचानक से रूह का सर भयानक घुमा और वह वही केक कट करते करते ही नीचे जमीन पर गिर गई, और हर कोई उसे बेहोश होता देखकर हैरान हो गया। सनशाइन, अंबर जोर से चलाया और नीचे बैठकर उसने बेहोश रूह का सर अपनी लैप पर रखा और उसका चेहरा थप्पड़ आने लगा, लेकिन वह बेहोश हो चुकी थी, वह उठ नहीं रही थी। मेहमान सारे वहां पर हैरान परेशान हो गए थे, लेकिन अंबर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और सीडीओ से होते हुए अपने कमरे की तरफ लेकर गया जो कि अगेन उनकी फर्स्ट नाइट के लिए सजाया गया था। लेकिन नंबर को सजावट से कोई लेना देना नहीं था। इस वक्त वह सजावट भी उसे कांटे की तरह लग रही थी, और उसने रूह को उस फूल से सजे बिस्तर पर लेटा दिया। मयूर ने जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला लिया था और आधे घंटे में ही डॉक्टर वहां आ गए थे और उन्होंने रूह को चेक करना शुरू कर दिया था, और कुछ देर बाद में खुश होते हुए बोले, कंग्रेचुलेशन, शी इज प्रेग्नेंट। सब खुश हो गई, लेकिन हैरानी भी उनके चेहरे पर थी, और सृष्टि ने अंबर को छेड़ते हुए कहा, क्या भाई एक रात में तीर निशाने पर लगा? कशिका अंबर से बोली, अंबर कल तो तेरी शादी हुई थी ना, और आज ये खबर, थोड़ा सब्र नहीं रख सकता था? काशी ने उसे हल्का सा चेहरे पर मरते हुए कहा तो डॉक्टर जो की लेडी थी वह बोली, सॉरी बट यह आज प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ये पिछले 15 दिन से प्रेग्नेंट है। अब हैरान होने की बारी हर किसी की थी, और अंबर उसकी बारी थी लोगों से डांट खाने की, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि इतने महीनों से वह दोनों मिल ही नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ तो केस ही उल्टा था। वह दोनों हर रात मिलते थे, और अगर कोई रात मिस हो जाती थी तो अंबर उस रात की कसर अगली रात को जरूर निकाल देता था।
खैर, सब ने उसे बहुत सुनाया लेकिन अंबर ने सख्त वार्निंग दी कि कोई रूह को नहीं डांटेगा जस्ट बिकॉज वो रोकती थी लेकिन वो नहीं रुकता था। कुछ देर बाद रूह को होश आया और अंबर उसके पास आया और उसे अपने गले से लगा लिया। अब वो एक्सप्रेशनलेस बंदा, उसे और कुछ समझ नहीं आया कि खुद की खुशी को जाहिर करे तो कैसे करे। रूह को समझ तो कुछ आ नहीं रहा था तो वो बोली, क्या हुआ, सब मुझे क्यों देख रहे हैं। सृष्टि इस पे बोली, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो दीदी, आपकी टमी में आपका और भाई का छोटू सा बेबी है। रूह हैरान हुई और उसने अंबर को खुद से दूर किया और बोली, सच में। अंबर ने हाँ में गर्दन हिलाई और वो बोला, या वी आर प्रेग्नेंट सनशाइन। रूह रोने लगी और बोली, नहीं चाहिए, मुझे पेन होगा, मुझे नहीं चाहिए बेबी। अंबर और हर कोई हैरान हुआ और काशी बोली, बेटा ये क्या बोल रही है, बेबी है कोई खिलौना नहीं कि नहीं चाहिए। पर माँ दर्द होता है। रूह अभी भी रो रही थी तो रुक्मिनी पहली बार आगे आए और उसका चेहरा पकड़ सर चूमते हुए बोली, मैं हूं ना तेरी दादी, तुझे दर्द बिल्कुल नहीं होगा, सच्ची। सब रुक्मिनी का ये रूप देख हैरान हुए लेकिन ज्यादा ना बोले क्योंकि वो इसी बात से खुश थे कि रुक्मिनी एटलीस्ट रूह को एक्सेप्ट तो कर चुकी। दिन बीते और हॉस्पिटल में सब परेशान थे क्योंकि अंदर रूम में डिलीवरी हो रही थी। रूह चिल्ला रही थी लेकिन अंबर खुद को कंट्रोल रखे था कि तभी बच्चे के रोने की आवाज आए और एक वाइट बाथरॉब में उस गोरे दूध जैसे मुलायम बच्चे को लेकर एक नर्स आए और बोली, मुबारक हो लक्ष्मी आए हैं, इट्स अ बेबी गर्ल। अंबर ने बच्ची को देखा और उसे अपनी गोद में ले लिया और आज अंबर जैसा पत्थर दिल पिघल गया और आंखें आंसुओं से भीग गई। बच्ची की एक झलक ने अंबर के चेहरे के एक्सप्रेशन लौटा दिए थे। वो अंदर गया जहां रूह फिलहाल बेहोश थी, कचुकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी और रूह ऑलरेडी कमजोर थी लेकिन बच्ची काफी स्वस्थ थी। रात के वक्त अंबर रूह के साइड में उसे बाहों में भरे था और रूह की गोद में उनका अंश। रूह ने एकदम से कहा, वैसे मिस्टर हेवन, हमारी बेटी का नाम क्या होगा। अंबर ने बच्ची अपना गोद में ली और बोला, सबसे अलग सबसे जुदा, बिल्कुल सनशाइन की तरह, जो कभी नहीं झुकेगी और रोशनी की तरह हर पल चमकेगी, हमारी बेटी का नाम होगा अकीरा। रूह उसे देखती रही। अंबर ने उसके फहद को किस किया।